दोस्तों, मित्रों, साथियों, हम जब भी आधुनिक चिंतन की बात करते हैं तो चाहे वो मार्क्सवादी चिंतन हो, चाहे वो मनोवैज्ञानिक चिंतन हो, चाहे वो डार्विन का विकासवाद हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होने वाले तमाम परिवर्तन जो भी हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ अब हमारे सामने आ रही है कि मनुष्य के दिमाग और शरीर का सारा काम मशीन करेगी, रोबोट करेगा। तो ऐसे में जब टेक्नोलॉजी अपने विकास की चरम रफ्तार पर चल रही है और मनुष्य मन की न जाने कितनी परतों की पड़ताल वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, साइंटिस्ट अपने शोध, अपने रिसर्च में कर रहे हैं, ऐसे में हम फ्राइड के मनोविज्ञान की जब बात करते हैं तो सिगमंड फ्राइड जो खुद पेशे से डॉक्टर भी थे और उन्होंने जब मनोविज्ञान की दुनिया की पड़ताल की तो उनके सामने बहुत सारे संकट भी आए, बहुत सारी चुनौतियाँ आई। लेकिन फ्राइड ने अपनी थ्योरी, अपनी थीसिस को दुनिया के सामने उजागर किया और फ्राइड ने कहा है कि मनुष्य मन की 3 परतें होती है: चेतन, अवचेतन, उपचेतन। और वो कहता है कि मनुष्य के अंदर की जो काम भावना है, जो सेक्सुअल जो डिज़ायर है, लिबिडो जो है, वो हमेशा उसे आगे बढ़ने का रास्ता बताती है या वो उसकी प्रमुख संचालन शक्ति होती है। उस शक्ति के आधार पर ही मनुष्य संचालित होता है, उसके आधार पर ही उसका मनोविज्ञान बनता है, उसके मनोलोक की दुनिया बनती है। और जब आप इलाचंद जोशी के उपन्यास पढ़ेंगे, चाहे सन्यासी पढ़िए, चाहे पर्दे की रानी पढ़िए, प्रेत और छाया पढ़िए, निर्वासित जिप्सी और जहाज का पंछी पढ़िए, ये सब मनुष्य मन की कुंठाओं और ग्रंथियों का विश्लेषण करते हैं और ये बताते हैं कि मनुष्य के अंदर का जो काम भाव है वो कितना सहज और सरल होना चाहिए। हम न जाने कितने सामाजिक दबाव, न जाने कितने बाहरी दबावों के चलते अपनी काम भावनाओं को दबा देते हैं और वो सारी चीज़ें हमारे व्यक्तित्व को खंडित, विखंडित और नष्ट कर देती है। हम उस संसार की यात्रा करते हुए इस बात को कभी समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, इसलिए हम मनुष्य मन को समझ नहीं पाते हैं और हम सिर्फ ये कहते हैं कि आदमी पागल हो गया है या इसको कुछ प्रॉब्लम हो गया है। जिस प्रकार से हमारा शरीर वर्क करता है वैसे ही हमारा मस्तिष्क और हमारा हार्ट वर्क करता है। वो भी तमाम चीज़ों से प्रभावित होता है और चीज़ों को प्रभावित करता है। और जब ऐसी स्थिति आती है मनुष्य मन में तो फिर हम उस अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमें उस संसार को समझने की आवश्यकता है, हमें मनुष्य मन की परतों को समझने की ज़रूरत है। हम समझेंगे तो उस संसार की बेहतर व्याख्या कर पाएंगे, मनुष्य को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, उसके संसार की पड़ताल कर पाएंगे, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी मैडनेस, उसकी नेगेटिविटी, उसकी पॉजिटिविटी, हर चीज़ को हम अच्छे से समझ पाएंगे और उसको उसके सामने रख पाएंगे। अज्ञे का जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, आप पढ़िए ज़रूर। आपके सामने न जाने कितने संसार की परतें वो खोल के रख देगा। या फिर उनका दूसरा उपन्यास जो है नदी के दीप, जो 1951 में आया था, उसको पढ़िए। तो वो प्रेम, सेक्स, उन सारी भावनाओं पर खुल के बात करता है और नायक नायिका के प्रेम प्रसंग को इस विस्तार के साथ इंगित करता है कि किस प्रकार से हमारा जो मनोलोक है, हमारी जो मनोवैज्ञानिक दुनिया है, वो कैसे हमें निर्मित करती है और कैसे हमें बताती है। लेकिन उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, यथार्थवादी उपन्यास की हम बात करते हैं, यथार्थवाद के समाज की जीवन की जब बात करते हैं हम, तो संसार जो हमें दिख रहा होता है बाहर, सब हमारे आसपास है, सब कुछ हम उसको कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम उसकी यात्रा निरंतर करते रहते हैं। इसलिए अगर हमें आधुनिक हिंदी उपन्यास या भारतीय उपन्यास को समझना है और मनोवैज्ञानिक दुनिया को समझना है और भारतीय समाज की जनमानस की मानसिकता को समझना है तो हमें मनोविज्ञान क्या है ये समझने की आवश्यकता है। जैसे सार्त्र ने दिया था ना अस्तित्ववाद, कि हम मनुष्य के होने का एहसास क्या है, वैसे ही बहुत सारी विचारधाराएं, चाहे भक्ति आंदोलन की बात करें, चाहे उसके पीछे आने वाले वैज्ञानिक सोच और परिवर्तन की बात करें,
उन सारे परिवर्तनों ने, उन सारी घटनाओं ने हमारे समाज को बहुत गहरे से प्रभावित किया। इसलिए मैं कह रहा था कि हम चाहे उपन्यास पढ़ें, चाहे कहानी पढ़ें, चाहे कविता पढ़ें, चाहे मनुष्य मन पढ़े, या बहुत सारी बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो वो उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। हम जब तक उन रीज़न की पड़ताल ठीक से नहीं कर पाएंगे तब तक हम साहित्य को, समाजशास्त्र को, राजनीति शास्त्र को सामाजिक चिंतन की समकालीनता के साथ जोड़ भी नहीं पाएंगे। और जब तक हम उसको समकाल के साथ जोड़ नहीं पाएंगे तब तक हम उसकी वास्तविक व्याख्या कभी नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि चीज़ें जब तक हमारे करंट टाइम से नहीं जुड़ेगी तब तक उनको पढ़ने का, उनको समझने का शायद हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होगा, हम बहुत ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। शेक्सपियर को याद कीजिए, उसने ड्रामा जैसी विधा को क्यों चुना? उसको पता था कि मैं इसके माध्यम से हर बहुत पढ़े लिखे से पढ़े लिखे और बिल्कुल नापढ़ अनपढ़ आदमी के साथ भी मैं अपना संपर्क, अपना संवाद बना सकता हूँ। इसी फॉर्मेट को बाद में भारतेंदु ने इस्तेमाल किया और गांधी से लेकर तमाम भारतीय मूवमेंट के जो तमाम लोग थे उन्होंने भी इसी प्रकार से अपनी नेटिव भाषा के साथ, नेटिव मैसेज चीज़ों के साथ वो आने लगे, ताकि उनको पता है कि हमारा जो मैसेज है वो बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलेट हो सकता है। हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारी समझ क्या है, हम समाज को क्या देना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं, उस भाव को हम बड़ी सहज भाषा में और सरल भाषा में और सहजता के साथ और स्वाभाविकता के साथ कन्वे कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जब हम यथार्थवादी उपन्यास की बात करेंगे, उसमें चाहे यशपाल की बात करें, राहुल जी की बात करें, रांगे राघव की बात करें, भैरव प्रसाद गुप्त की बात करें, अमृत राय की बात करें, तो उनकी रचनात्मकता मनुष्य के उस सामाजिक जीवन के बाहरी संसार को चित्रित करती है, वो हमें भीतर की यात्रा नहीं करवाती है। तो जब हम बाहर के संसार के माध्यम से भीतर के संसार को समझने का प्रयास करते हैं तो वो भी ज़रूरी है समझना, लेकिन भीतर के संसार के माध्यम से बाहर के संसार को समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए हम किसी एक ही फॉर्मेट में न तो जीवन का मूल्यांकन कर सकते हैं, न मनुष्य के मन का मूल्यांकन कर सकते हैं, न समाज का मूल्यांकन कर सकते हैं। हमें उस हर एक फॉर्मेट को, हर एक परत को देखना होता है, हर एंगल से चीज़ों को देखना होता है। जब हम एक ही तरफ से देख रहे होते हैं तो हम उस चीज़ को एक ही तरफ से देख रहे होते हैं। गिलास जब भरा होता है ना आधा, तो हम आधा भरा देख रहे होते हैं, लेकिन आधा खाली भी होता है वो, तो अब हम क्या देख रहे हैं? तो उसी प्रकार से साहित्य, संस्कृति, जीवन, परंपरा, मूल्यबोध, आदमी के सोचने का तरीका, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, कैसे हम समझ रहे हैं और कैसे उनकी व्याख्या कर रहे हैं, वो एकांगी व्याख्या नहीं होनी चाहिए। एकांगी दृष्टिकोण कभी भी हमें किसी चीज़ को समझने में मदद नहीं करता है, बल्कि वो हमारी समझ को अधूरा और एकांगी ही बनाता है। जैसे यशपाल के उपन्यास हैं पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, देशद्रोही, मनुष्य के रूप, अमिता, दिव्या, झूठा सच। और भैरव प्रसाद गुप्त बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार थे। सती मैया का चोर, चोरा चोरा जो स्थान होता है पब्लिक स्फेयर। तो उसके बारे में बात करते हैं वो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जब साहित्य की उस लंबी यात्रा में प्रवेश करते हैं, जब उस यात्रा में जाते हैं तो हमें बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। कहते हैं ना कि जो नाटक का जो पीछे जो सूत्रधार होता है, जो डायरेक्टर होता है, उससे पता होता है कि किस कैरेक्टर को कहाँ खड़ा करना है, कैसे डायलॉग बुलवाना है, कहाँ कब उसको आना है और कब उसको जाना है। अगर उसको ये पता नहीं होगा तो फिर वो सूत्रधार कैसे होगा? तो साहित्य के और मनोविज्ञान के और यथार्थवाद के जो सूत्रधार है, जो सूत्र बिंदु है, उनको हमें समझने की आवश्यकता है, उनकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। उनकी जानकारी होगी तभी हम उन सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, उनकी वास्तविक व्याख्या तक पहुंच पाएंगे, शब्दों के पीछे के उस भाव को, उस धड़कन को सुन पाएंगे।
तो ये ज़रूरी है। और हम जितना अधिक बारीक से समझेंगे, जितना अधिक धैर्य के साथ और आत्मविश्वास के साथ समझेंगे, हमारी व्याख्याएं, हमारी सोच उतनी अच्छी होती चली जाएगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और नेवर गिव अप। ज़िंदगी में हार नहीं मानना है, जीत हासिल करना है और उस यूनिवर्स पर पूरा भरोसा रखना है और अपने काम को अच्छे से करना है और शिद्दत से जीवन को जीना है। हर पल को जीवन का महत्वपूर्ण पल मान कर ही जीना है और निराशा और नेगेटिविटी को अपने जीवन से हमेशा के लिए बाहर कर देना है। ठीक है, शब्बा खैर, मस्त रहिए, आबाद रहिए।